वेलकम टू सागा बच्चों, कैसे हैं आप सब। ये बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है। क्लास 6 से 10 तक के सभी बच्चों के लिए ये सीरीज़ के सभी लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन लेक्चर्स को देखने और समझने के बाद आपके केमिस्ट्री के बेसिक्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैटर्स के बारे में बच्चों पढ़ा, जिनके मास और वॉल्यूम होता है। ठीक है, मैटर के क्लासिफिकेशन यानी नेचर ऑफ पार्टिकल और एसोसिएशन ऑफ पार्टिकल के बेसिस पे। और नेचर ऑफ पार्टिकल के बेसिस पे अगर देखा जाए तो एलिमेंट्स और कंपाउंड दो तरीके के मैटर्स होते हैं। एलिमेंट जिन पार्टिकल से बना होता है उन्हें एटम्स कहते हैं। कंपाउंड जिन पार्टिकल से बना होता है उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल भी अल्टीमेटली एटम से ही बने होते हैं। फिर हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर पूरी केमिस्ट्री बेस रहेगी बच्चों, और हमने आपसे कहा कि आप इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए, है ना। तो अभी आपको शुरुआत में सिर्फ 1 से लेकर 20 एलिमेंट तक का पीरियोडिक टेबल के अंदर कैसे वो कौन से पीरियड और कौन से ग्रुप में होते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये मालूम रहेगा कि इसकी किसी भी एलिमेंट की पोजीशन कहाँ पर है पीरियोडिक टेबल के अंदर और उसके ग्रुप के मेंबर कौन कौन हैं, तो आपको केमिस्ट्री समझने में बहुत आसानी होगी। फिर इसके बाद आपको आपकी दोस्ती कराई आपके प्यारे दोस्त यानी कि एटम से, है ना। और एटम के बारे में बताया कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। आपको एक कंसेप्ट बच्चों पार्टिकल का और बताया है कि देखो 3 तरीके की चीज़ें होती हैं, न्यूट्रल, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रल वो होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेम होते हैं। पॉजिटिव चार्ज वो होता है जिसके अंदर पॉजिटिव चीज़ ज़्यादा होती है, नेगेटिव चीज़ कम होती है। अगर प्योर पॉजिटिव पार्टिकल की बात किया जाए, चीज़ की बात की जाए, तो वो प्रोटॉन होता है। और नेगेटिव चार्ज उन चीज़ों के ऊपर होता है जिनमें नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा होती हैं, यानी नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है, पॉजिटिव चार्ज कम होता है। प्योर अगर नेगेटिव चार्ज की बात किया जाए तो वो इलेक्ट्रॉन है। अगर हम न्यूट्रल का एग्जांपल समझें तो बच्चों सबसे बढ़िया एग्जांपल एटम है। एटम के अंदर देखो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। हम लोग यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन आपकी एक अंडरस्टैंडिंग और हमारी रहेगी कि अंदर प्रोटॉन उतने ही हैं जितने बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। इनफैक्ट नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के बेसिस पे ही हम लोग एटॉमिक नंबर डिसाइड करते हैं। इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे इसलिए डिसाइड नहीं करते बच्चों क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है, अभी हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम्स को छोड़ करके चले जाते हैं, आ जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा होते रहते हैं। इसीलिए ही एटॉमिक नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के बेसिस पे डिसाइड होता है क्योंकि वो चेंज नहीं होते। और आपको एक नंबर यानी हाइड्रोजन से लेकर के आर्गॉन तक के एलिमेंट्स के एटम के बारे में बताया बच्चों की। देखिए, अगर हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहा होता है शेल में, हीलियम के अंदर 2 लगा रहा होता है, यानी शेल के बारे में बताया बच्चों आपको। और शेल के अंदर शेल की कितनी लिमिट होती है कि कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जैसे पहला शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरा एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तीसरा एम शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पहले के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे बच्चों, फिर एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और फिर एम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरने शुरू होंगे। इस बेसिस पे हमने आर्गॉन तक का देखा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब बच्चों की हर एक शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। और ये आपका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर हो गया। देखो ये आर्गॉन तक का इस पर का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है। यहाँ तक की हम लोगों ने पढ़ाई कर ली थी। आपको होमवर्क दिया था कि आप इन सबको बना के रखिएगा। आई होप सो कि आप लोगों ने बना लिया होगा, मैच भी कर लीजिए इसे। और नेक्स्ट अगर बात किया जाए पोटेशियम और कैल्शियम की, यस ये है हमारा बच्चों आज का लेक्चर, जिनमें हम लोग पोटेशियम कैल्शियम के बाद फिर मॉलिक्यूल्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना। और आज आपकी दोस्ती मॉलिक्यूल से कराएंगे। तो पोटेशियम का देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2881 है। तो कायदे से तो ऐसा होना चाहिए था कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में 8 के बाद 9 इलेक्ट्रॉन आ जाने चाहिए थे। ठीक है, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि 289 होना चाहिए था, पर ये 2881 क्यों हो गया, है ना। पोटेशियम यानी इसका एटॉमिक नंबर 19 है बच्चों, यानी कि 19 इलेक्ट्रॉन होंगे। और वो जो 19 नंबर इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ कहाँ चला गया, तो देखो ऐसा है कि ये इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर एक रूल लगता है ऑक्टेट रूल। ठीक है, ऑक्टेट रूल बताता है कि किसी भी आउटर मोस्ट सेल में, यानी कि भारत से बाहर वाले सेल जो होगा उसके अंदर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तो अगर देखो हम यहाँ पर, अगर हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे बाहर शेल ये वाला है और इसके अंदर 9 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो सकता, है ना।
इसी के लिए ही अब अंदर तो जा नहीं सकता, अंदर तो पूरे शेल की जितनी कैपेबिलिटी है 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन वो पूरा भरा हुआ है, इसलिए बाहर यानी नेक्स्ट शेल के अंदर चौथे शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। इसी तरीके से कैल्शियम के अंदर भी 2 जाएगा। अब बात आती है कि अगर कैल्शियम के बाद जो भी एलिमेंट होगा उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, क्या वो यहाँ पर होगा यानी 2883 होगा यानी क्या होगा, तो सोचते रहिए बच्चों। फिलहाल ये पोटेशियम का ऐसा क्यों नहीं होता, तो इसका रीज़न है कि ऑक्टेट रूल, जिसकी वजह से ऐसा है। तो स्कैंडियम यस 21 इलेक्ट्रॉनिक 21 जो है एटॉमिक नंबर जिसका होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आपके लिए एक सोचने वाली चीज़ है ना। आप सोचते रहिए, बाकी हम आपको आगे के लेक्चर्स में इसके बारे में बताएंगे, है ना। तो मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल बच्चों मैंने बताया आपको कि एटम से ही मिलके बने होते हैं। ये वो पार्टिकल हैं जिनसे कंपाउंड बनता है। और मॉलिक्यूल के बारे में समझने के लिए आप पहले थोड़ा सा, एक साइंटिस्ट हमारे हैं लेविस, ठीक है, उन्होंने बड़ा बढ़िया कंसेप्ट एक बताया बच्चों। उन्होंने कहा कि जब भी दो एटम्स आपस में, डिफरेंट एटम्स आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो उनके इंटरेक्शन में यानी कि उनको आपस में बॉन्ड बनाने के लिए या वो आपस में मिलने का जो वजह है या आपस में मिलते हैं, तो उनमें पार्टिसिपेशन बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, यानी कि ये सॉरी ये और ये, यानी कि जैसे अगर मन 9 होता तो वो होता, तो वो इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट्स नहीं करते। तो अंदर वाले पार्टिसिपेट, लेकिन बच्चों आगे हम लोग आने वाले कंपाउंड्स में देखेंगे, मॉलिक्यूल्स में देखेंगे कि अंदर वाले भी पार्टिसिपेट करते हैं। बट बहरहाल अभी 20 तक के एलिमेंट के लिए, ठीक है, और हम लोग ये देखेंगे कि सिर्फ बाहर वाले अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं तो कैसे एटम्स आपस में मिलकर के मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो उन्होंने उसके लिए बोला कि जब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ चक्कर लगा रहे हैं तो क्यों हम लोग अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को इतना इम्पोर्टेंस दें, और दो केमिकल रिएक्शंस या दो चीज़ों को मिलाने के लिए पूरा समझें कि अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो उन्होंने बताया एक बड़ा बढ़िया स्ट्रक्चर दिया कि डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर बेसिकली बच्चों बेस है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, ठीक है। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल मतलब कि जो आपका सबसे आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है, जैसे इसके अंदर चौथा शेल है, ठीक, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको बोलेंगे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस शेल हो गया सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस शेल हो गया सबसे लास्ट शेल, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया उस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो चलो लेविस डॉट स्ट्रक्चर बच्चों जल्दी से बनाते हैं। तो हाइड्रोजन का देखो इसके अंदर एक होता है, लिथियम के अंदर भी एक होता है, सोडियम के अंदर भी एक होता है, और पोटेशियम के अंदर भी एक होता है। बेरिलियम के अंदर 2 होंगे, ठीक है, मैग्नीशियम के अंदर भी 2 होंगे, कैल्शियम के अंदर भी 2 होंगे ना। देखो आप इसको यहाँ गौर से देखो, देखो हाइड्रोजन के अंदर एक है, लिथियम के अंदर एक है, ठीक है, फिर ये सोडियम के अंदर एक है, और फिर लास्ट में हम लोगों का पोटेशियम के अंदर भी एक आएगा। और इसी तरीके से अगर आप देखिए बेरिलियम के अंदर लास्ट में 2 है ना, उसके बाद मैग्नीशियम के अंदर 2 है, और फिर कैल्शियम के अंदर भी आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से बोरॉन के अंदर बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। हम लोग इलेक्ट्रॉन को दिखाने के लिए 3 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। एक डॉट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और जैसे ये डॉट है, ठीक है, और आप एक छोटा सा गोलाई बना सकते हैं, और क्रॉस भी करके ऐसे, ठीक है, स्टार टाइप का, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को दिखाने के लिए। बेहतर है कि जब आप इलेक्ट्रॉन बनाइए तो थोड़ा सिमेट्रिकल बनाइए, ठीक है, या ज़रूरत के हिसाब से बनाइए, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन कैसे चारों तरफ दिखाना है, वो जैसे बोरॉन है 3 इलेक्ट्रॉन दिखाना है इसके, तो हम देखो एक यहाँ और एक यहाँ दिखा दिया। अल्मुनियम है, ज़रूरत पड़े तो हम तीनों यहाँ भी दिखा सकते हैं। कार्बन है तो देखो एक यहाँ दिखाया, एक यहाँ दिखाया, एक यहाँ और एक यहाँ। अब सिलिकॉन है, ज़रूरत पड़ेगी तो हम 2 यहाँ और 2 यहाँ भी दिखा सकते हैं। ऐसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के देखो हमने 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिए, ठीक है। ऑक्सीजन इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 हैं तो 2 यहाँ
और 2 हमने यहाँ लगा दिया। फ्लोरीन है, फ्लोरीन का देखो तो 7 है, तो 7 के लिए 1 2 3 4 5 6 और ये किए 7 नंबर। ऐसे हीलियम नियॉन आर्गन है तो इनका तो इनके 8 हैं और ये बनाना बड़ा अच्छा है। देखो तो इसको 2 यहाँ बनाया, ठीक है। हीलियम के अंदर 2 ही होते हैं बच्चों, है ना। बाकी नियॉन आर्गन ये जितने भी इधर होंगे इन सब के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये आपस में कंबाइंड अगर होंगे तो होने का रीज़न क्या होता है? रीज़न ये होता है बच्चों कि इनको बनना होता है, ये स्टेबल नहीं होते और इनका रीज़न होता है बनने का, मिलने का स्टेबिलिटी। और ये स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि वो फर्दर और किसी चीज़ से फिर जो है रिएक्शन ना करें, यानी कि अभी तो वो रिएक्शन करने लायक हैं लेकिन अगर वो एक रूप ऐसा ले लें कि वो स्टेबल हो जाएं और फिर फर्दर किसी से रिएक्ट ना करें, ऐसा हर एक एलिमेंट की टेंडेंसी होती है। इवन अगर ये किसी चीज़ से मिलकर कोई चीज़ बनाएंगे भी, मानो ये दोनों मिले, लिथियम और नाइट्रोजन मिला और कुछ बनाया भी, तो उसके फर्दर फिर रहती है ऐसी कि अगर उसको मोर स्टेबल रूप मिलने का मौका मिलेगा तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। बहरहाल अभी तो हम लोग 2 एटम्स, डिफरेंट एटम्स, उनको आपस में मिलाएंगे और देखेंगे कि वो कैसे स्टेबिलिटी अचीव कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए बच्चों तो हमारे इस पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा स्टेबल, ठीक है, एलिमेंट्स जो हैं वो ये हैं इनर्ट गैस। इसीलिए इनको हीरो मेरी नज़र में ये हीरो ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाएगा। और क्यों है ये हीरो? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट स्टेबल है, यानी कि इनके एटॉमस शेल के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन बच्चों मौजूद हैं जितने होने चाहिए, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि अब उसकी कैपेबिलिटी ख़त्म, किसी से ज़रूरत नहीं है, वो पूरा का पूरा उसका स्टेबल हो गया, सारे के सारे शेल स्टेबल, आउटर मोस्ट शेल भी स्टेबल, ठीक है। तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो इसका रीज़न क्या हो गया कि ये क्यों स्टेबल होता है? तो आप इसका लिख सकते हो कि ऑक्टेट जो है ना, ये इसका कंप्लीट होता है और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होते हैं? 8 होते हैं, है ना। और इन सब का भी रीज़न यही हैगा कि आपस में मिलना है। तो क्यों मिलना है? क्योंकि इनको 8 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं। अब सोडियम का देखो बच्चों, इसके अंदर अब हम लोग यहाँ पर जो है ये 2 एलिमेंट्स के एटम हैं, ठीक है, इनको आपस में मिलाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं कहानी। कहानी सुनो एटम से हीरो तक की और ज़ुबानी सुनो हमसे, मेरे मुँह से, यानी कि हीरो से मॉलिक्यूल तक की। ये बीच में हीरो क्या है? हीरो यही है बच्चों। तो एटम 2 आपस में मिलते हैं किस लिए? क्योंकि इनको बनना होता है हीरो के जैसा, यानी कि इनर्ट गैस के जैसा। तो ये बनेंगे तो इनर्ट गैस जैसे, लेकिन ये अल्टीमेटली वाकई में इनर्ट गैस नहीं बन पाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, इनको फाइनली मौका मिलेगा मॉलिक्यूल बनने का। तो देखो बच्चों, हम लोग देखते हैं कैसे कि ये एटम्स हीरो बनते हैं, यानी इनर्ट गैस के जैसे बनते हैं, और फिर उसके बाद मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो सोडियम का आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्लोरीन के देखा जाए तो क्लोरीन के अंदर अब हम लोग इसको दूसरे चीज़ बनाएंगे बच्चों। देखो ये हमने क्रॉस बनाया, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है, और ये 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोरीन के अंदर। तो अब जब ये दोनों मिलेंगे तो ये सोडियम अपना कहेगा कि ठीक है, मैं 1 इलेक्ट्रॉन तुमको दे देता हूँ। अब सोडियम ने क्लोरीन को दिया, क्यों दिया? क्योंकि सोडियम अब 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो किसके जैसा बन जाएगा? नियॉन के जैसा बन जाएगा। यस, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन ख़त्म। तो फिर उसका आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो हो गया स्टेबल। ऐसे ही क्लोरीन है, क्लोरीन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो क्लोरीन के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए आउटर मोस्ट शेल में, उसका भी काम बन गया। तो देखो सोडियम ने अपने 1 इलेक्ट्रॉन दिए, तो सोडियम के पास प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन तो पूरे के पूरे 11 हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10, यानी एक पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव ज़्यादा है। तो यही हमने आपसे बताया था कि पॉजिटिव चार्ज वो होता है जिसके अंदर पॉजिटिव जो है चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो इसके अंदर जो है 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका नाम अब हो जाएगा सोडियम आयन, ठीक है, और कैटायन यानी कि सोडियम प्लस। अब प्लस क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन एक ज़्यादा है। इसी तरीके से ये क्लोरीन बन जाएगा क्लोरीन माइनस, यस, है ना। लेकिन देखो अब ये सोडियम प्लस है तो नियॉन जैसा, क्लोरीन माइनस है
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गॉन जैसा, लेकिन ये अल्टीमेटली ना तो ये नियॉन जैसा बन पाया है, ना ये क्लोरीन जैसा बन पाया है। बेचारे, ये लोग चाहते तो यही थे कि हम हीरो बने, पर ये हीरो अल्टीमेटली बन नहीं पाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन चेंज नहीं हो रहे हैं, देखो बच्चों, सिर्फ इलेक्ट्रॉन चेंज हुए। लेकिन अब इनके हीरो बने हैं तो कुछ ख़ास बातें भी आ गई। वो क्या आ गया? चार्ज आ गया इनके ऊपर। ठीक है, जो कि इन हीरोज़ के ऊपर नहीं होता। अब ये चार्ज एक बड़ा बढ़िया काम करेगा। आप जानते हैं बच्चों, कोई भी एक पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ होती है तो आपस में अट्रैक्शन होता है। ठीक है, ये मैग्नेट में, चार्ज में, हर जगह पे ये चीज़ देखने को मिलती है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गया तो अब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बहुत सारे सोडियम और क्लोरीन आयन आपस में मिल करके, ठीक है, और एक बहुत बड़ा सा जाइंट बड़ा सा स्ट्रक्चर तैयार कर देंगे। और अल्टीमेटली उस कंपाउंड, उस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा NaCl, नाम हो गया सोडियम क्लोराइड। यस, इस तरीके से कैल्शियम और ऑक्सीजन का देखा जाए बच्चों, तो कैल्शियम के पास 2 होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के पास देखा जाए तो ऑक्सीजन के पास 2 की कमी होती है। तो कैल्शियम और ऑक्सीजन आपस में मिले और इन्होंने ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। ठीक है, और ये क्या बन गया? ये बन गया तुम्हारा Ca2+, और ये ऑक्सीजन बन गया O2-। क्यों? क्योंकि इसके 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए और 2 प्रोटॉन इसके पास ज़्यादा हैं, इसलिए Ca2+ बना। ऑक्सीजन का देखा जाए तो ऑक्सीजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, है ना। प्रोटॉन तो इसके पास जितने थे उतने ही है, पर इलेक्ट्रॉन देखो 2 एक्स्ट्रा हो गए, इसीलिए इसके ऊपर O2-, 2 माइनस का चार्ज आ गया। और Ca2+ और O2- आपस में मिलके बन गए कैल्शियम ऑक्साइड। अल्युमिनियम नाइट्राइड भी ऐसे ही बनेगा बच्चों। अल्युमिनियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन हैं, नाइट्रोजन में 3 कम है। ये आपके होमवर्क है, आप बनाइएगा। ठीक है, और ये इसे बनाइएगा और ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? तो देखो, अच्छा हाँ, यहाँ बना भी दूँ मैं। क्लोरीन का अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 8 कौन कौन से हुए? एक तो जो यहाँ से उठ के आया, और एक ये 8। ऐसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ उठ करके आए और बाकी इसके। तो इसी टाइप का बच्चों आप नाइट्रोजन का भी बनाइएगा और अल्युमिनियम का बनाइएगा। ठीक है, और बन गया हमारा ये अल्युमिनियम नाइट्राइड। क्लोराइड, ऑक्साइड, नाइट्राइड मेटल्स के नाम एज इट इज़ लिए जाते हैं, और जो यहाँ पर नेगेटिव वाला पोर्शन होता है उसमें आइड लगा दिए बच्चों, है ना। सोडियम और ऑक्सीजन, यहाँ ये थोड़ा सा टफ लेवल हो गया। सोडियम के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन देने के लिए, और ऑक्सीजन को ज़रूरत कितनी है? ऑक्सीजन को ज़रूरत है 2 इलेक्ट्रॉन की। अब कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं बच्चों, एक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देगा, उससे इसकी कमी पूरी हो नहीं पाएगी, तो हम लोग क्या करेंगे? 2 सोडियम, यस, 2 सोडियम को लेकर के आएंगे एटम को, और ये दोनों, ठीक है, अपने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे। और फाइनली क्या हो जाएगा? फाइनली हो जाएगा हमारे पास, सॉरी, Na+, है ना, और 2 Na+ बन गए, और एक मेरे पास O2- बन गया। और इसका फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों? देखो, Na 2 है, O ये है, तो इसको बना देंगे हम Na2O। इस तरीके से कैल्शियम क्लोराइड है। कैल्शियम देखो बच्चों, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर क्लोरीन को क्या है कि सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब जब 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कैल्शियम अकेले 1 क्लोरीन को नहीं देगा, कैल्शियम बल्कि 2 क्लोरीन को देगा। यस, तो यहाँ पे हम लोग 2 लगा देते हैं, और ये आके हो गया आपका 2Cl-। 1 इलेक्ट्रॉन आया ना, और 2 क्लोरीन है तो 2Cl- हो गया, और यहाँ पे Ca2+ हो गया। यस, और क्या बन गया? देखो, Ca 1 है, Cl2 है, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला CaCl2। और क्या पढ़ेंगे बच्चों इसको? कैल्शियम क्लोराइड। इसको क्या पढ़ेंगे? सोडियम ऑक्साइड। फिर आते हैं अल्युमिनियम और ऑक्सीजन के ऊपर। तो देखो बच्चों, ये एटम थे, बनना चाह रहे थे हीरो, और बन क्या गए लास्ट में? मॉलिक्यूल। ये हमारी स्टोरी यहाँ पे थोड़ी सी ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है। एक लास्ट आपका अल्युमिनियम और ऑक्सीजन का समझते हैं। अल्युमिनियम में देखो बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन इसकी देने की सलाहियत है, और ऑक्सीजन की 2 इलेक्ट्रॉन लेने की है। अब ये थोड़ा सा टिपिकल है। तो ऐसा जब है, इसी के लिए ही बच्चों एक ट्रिक है, और वो ट्रिक क्या है? क्रॉस वैलेंसी रेशो। क्रॉस वैलेंसी रेशो, अब ये क्या चीज़ है? तो अब सबसे पहले समझते हैं वैलेंसी क्या चीज़ है। तो वैलेंसी बच्चों कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, यानी एक एटम
किसी चीज़ से कंबाइंड होता है तो अपने कितने इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसके पार्टिसिपेट करते हैं, उसको बोलेंगे कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम। जैसे सोडियम, कैल्शियम, अल्मुनियम, इन सब का देखा जाए तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 2, इसका 3। यहाँ भी क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ऑक्सीजन के पास 2 आ रहा है, नाइट्रोजन के पास 3 आ रहा है। यानी सोडियम और क्लोरीन की वैलेंसी हो गई 1, कैल्शियम और ऑक्सीजन की हो गई 2, अल्मुनियम नाइट्रोजन की हो गई 3, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अल्मुनियम की वैलेंसी है 3 और ऑक्सीजन की है 2, ठीक है। क्रॉस वैलेंसी रेशो यानी कि आप ये क्रॉस बनाया हमने, है ना, और वैलेंसी का रेशो यानी कि 2/3। तो अल्मुनियम ऑक्साइड बनाना है तो यानी कि अल्मुनियम के सामने लिखिए 2 और ऑक्सीजन के सामने लिखिए 3, और 2/3 का रेशो कितना होगा, 2/3 होगा। तो ये हमारा बन गया Al2O3। अब इसे आप यहाँ भी देख लो, चेक कर लो। तो देखो इसकी वैलेंसी 2-2 और 2-2 का रेशो कितना होता है, 1:1। इसीलिए देखो कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 1, है ना। यहाँ 3-3 है, 3-3 का रेशो 1:1 होता है, इसीलिए देखो अल्मुनियम नाइट्राइड 1 बना। सोडियम ऑक्सीजन का देखो इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसकी वैलेंसी 2 होती है, ठीक है। अगर हम क्रॉस रेशो देखें तो 2:1 होगा, देखो यहाँ 2:1 है। ऐसे कैल्शियम क्लोराइड है, इसकी वैलेंसी 2, इसकी 1 है, 2, तो क्रॉस वैलेंसी रेशो कितना हो जाएगा, 1:2, तो 1:2 हो गया। हाँ, यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ है बच्चों, आपके सिर्फ सोचने के लिए, आप सोचिएगा, जिसे हम आगे लेक्चर्स में डिसाइड करेंगे, पढ़ेंगे जिनको, कि सोडियम और सोडियम, ठीक है, ये आपस में मिलते हैं क्या? नहीं, ये आपस में नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन देने के लिए है और दूसरे सोडियम के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन देने के लिए, ये दोनों आपस में कैसे मिल सकते हैं? लेकिन बच्चों, आप सोचने की बात है कि एलिमेंट, सोडियम एलिमेंट के अंदर सोडियम के जो एटम हैं वो तो आपस में जुड़े हुए रहते ही हैं। तो वो सोडियम के एटम आपस में किस वजह से जुड़े रहते होंगे? तो ये थोड़ा सा, ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप सोचते रहिए। बाकी आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं, और हाइड्रोजन के बारे में ज़रा सोचते हैं। तो हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ना यहाँ लेना देना वाला काम नहीं होगा। यहाँ पे क्या हुआ, देखो बच्चों, इसने दे दिया, इसने ले लिया, ठीक है। इसीलिए ये जो कंपाउंड है, और यहाँ बना के इन्होंने क्या बनाया, आयन बनाया, और आयन से फिर मॉलिक्यूल बनाया। इसीलिए इन कंपाउंड को हम लोग आयनिक कंपाउंड भी कहते हैं, है ना। तो हम लिख देते हैं आयनिक कंपाउंड। लेकिन यहाँ पर आयन नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि अगर हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है, मान लीजिए, और तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके पास तो कुछ बचेगा ही नहीं, बचेगा। यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन है, ठीक है, वो 1 इलेक्ट्रॉन लेना तो चलो ठीक है हाइड्रोजन के, लेकिन 1 देना थोड़ा सा मुश्किल सी चीज़ है। इसी के लिए ही अब इनके पास एक और तरीका होता है मिलने का, कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। इन्होंने बोला, दोनों आदमी ने, कि हम लोग अपने अपने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। देखो ऐसे, ठीक है। अब ये इसके पास भी है और ये इसके पास भी है ना। तो अब देखो, इस हाइड्रोजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, और इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और हो गया, काम बन गया। तो इस ऐसे तरीके के बॉन्ड जहाँ पे शेयरिंग हो रही होती है, उसको बच्चों हम लोग ऐसे दिखाते हैं, और इसको बोलते हैं क्या है, इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज गेन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा होता है। ऐसे ऑक्सीजन के अंदर देखो, तो यहाँ पर मानो कि इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कहेगा मैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में लगाता हूँ, ठीक है ना। और ये वाला कहेगा ठीक है, मैं भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में लगाता हूँ। तो जब दो शेयरिंग में लगा देंगे, तो देखो इन्होंने अपना वाला यहाँ लगाया और इसने यहाँ पे शेयरिंग में अपना वाला लगाया, और अल्टीमेटली अब इनके पास देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। हाँ, 2 तो अपने हैं ही हैं, और 2 बाजू वाले से भी मिल गए। और इसी तरीके से यहाँ पर, ठीक है, और ये क्या बन गया, ये बन गया O डबल बॉन्ड O, है ना। इसको सिंगल बॉन्ड बोलेंगे बच्चों, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड। इसको डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। इसी तरीके से नाइट्रोजन के अंदर ये लोग 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे बच्चों, और ये क्या बन जाएगा, ये आप खुद बनाइएगा, है ना, ये बन जाएगा, यस।
तो इसी वजह से ही हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे के सारे एलिमेंट जो है ना नेचर में एलिमेंटल फॉर्म में अगर देखा जाए तो इनके एटम एग्जिस्ट नहीं करते, ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही मिल रहे होते हैं, क्योंकि इनके आपस के एटम की सलाहियत होती है कि ये आपस में मिल करके मॉलिक्यूल बना देते हैं। ठीक, तो इसीलिए अगर आप हाइड्रोजन की बात करते हो तो आपको हाइड्रोजन H2 बोलोगे, H नहीं बोलोगे, क्योंकि नेचर में जो है नेचुरली एग्जिस्टेंस ही इसका H2 के फॉर्म में होता है, H के फॉर्म में नहीं। ऐसे ही O का O2 के फॉर्म में होता है, O के फॉर्म में नहीं, और N का N2 के फॉर्म में होता है। कुछ और कोवलेंट बॉन्ड के कम मॉलिक्यूल समझते हैं बच्चों, तो देखो वाटर हमारे पास हो गया H, ठीक है, और ये O और ये H। देखो O के 6 इलेक्ट्रॉन, एक इसने इससे शेयर किया, एक इससे शेयर किया, और इसके हो गए 8। और हाइड्रोजन का भी ऐसे ही है कि एक इससे शेयर कर लिया तो इसका भी हीलियम जैसा हो गया, इसका भी हीलियम जैसा हो गया। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन और 2 बॉन्ड से ऑक्सीजन, और इधर 2 बॉन्ड से ऑक्सीजन, है ना। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर किया, 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर किया, अल्टीमेटली कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन से शेयर किया, तो इसके पास अपने 6 खुद थे और 2 इसके पास से आ गए, तो यानी कि 8 इसके पास भी हो गए और 8 इसके भी हो गए, पूरे हो गए। ऐसे HCl देखो, तो H के पास 1 और Cl के पास 1, दोनों ने अपने एक शेयर किया। हाइड्रोजन के पास भी अब 2 हो गया, Cl के पास भी अब 8 हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा। और तो नेक्स्ट है बच्चों हमारा CH4 का, ठीक है। CH4 के अंदर देखो बच्चों, एक कार्बन यहाँ पर है और 4 हमारे हाइड्रोजन ऐसे, ठीक है, कनेक्टेड हैं, है ना। इनके भी अपने ऑक्टेट पूरे हो गए, यानी सॉरी 2 इनका तो ज़रूरत 2 ही की होती है, इनका भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरा, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, और कार्बन का भी 4 से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके इसका भी 8 पूरा हो गया ऑक्टेट। ऐसे Cl4 का होगा बच्चों, है ना, ये आप खुद बनाइए। HCl। अब देखो यहाँ पर बच्चों कोवलेंट कंपाउंड में भी ना 2 तरीके के बॉन्ड आपको, यानी कि 2 तरीके के मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे। एक आपको मिलेगा नॉन पोलर और एक आपको मिलेगा पोलर। नॉन पोलर कोवलेंट, है ना, और पोलर कोवलेंट। तो नॉन पोलर कोवलेंट कौन होते हैं? नॉन पोलर कोवलेंट वो होते हैं बच्चों जिसमें कि दोनों के इलेक्ट्रॉन खींचने की जो ताकत होती है वो बराबर होती है। जैसे यहाँ पर देखो दोनों हाइड्रोजन है तो दोनों बराबर ताकत से हाइड्रोजन को खींच रहे होंगे। यहाँ पर भी ऑक्सीजन में दोनों अपने बराबर ताकत होगी, दोनों सेम चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पर भी देखो बच्चों कि देखा जाए नाइट्रोजन में तो यहाँ पे भी बराबर ताकत से खींच रहे होंगे। यहाँ देखो C और H का देखा जाए तो अब ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। हो सकता है कि C ज़्यादा ताकत से खींचे H से, तो क्या चीज़ डिसाइड करती है कि इसकी ताकत ज़्यादा है? तो उसके लिए एक टर्म होता है बच्चों EN, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये नेगेटिविटी ये टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, शेयर इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो देखो ये ना सबसे ज़्यादा किसकी होगी? फ्लोरीन की होगी, है ना। ये हमारे साइंटिस्टों ने पहले से ही डिसाइड कर रखा है और उन्होंने कई सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे जो है सबकी वैल्यू जो है डिसाइड की और सबकी वैल्यू बनाई। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है वो फ्लोरीन की है, सबसे ज़्यादा ताकत इसी की होती है। उसके बाद ठीक है बाकी क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इन लोगों की थोड़ी सी कम होती है। तो अब नॉन पोलर कोवलेंट में देखो जैसे H2 आ गया, जैसे CH4 आ गया। अब CH4 आ गया, इसका मतलब कि कार्बन हाइड्रोजन की क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है? नहीं, बराबर तो नहीं है, लेकिन लगभग जो है ना वो सेम है ना। तो कार्बन की अगर हम बात करें, देखो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है 2.1 और कार्बन की कितनी है 2.5, ठीक है। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की कितनी है? ऑक्सीजन की है 3.9। और सोडियम और क्लोरीन की बात करें तो इनका कितना होगा? इसका हो जाएगा 3.0, ठीक है। तो देखो बच्चों हाइड्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर है, ठीक है, 2.1 2.5। इसीलिए इनके इलेक्ट्रॉन खींचने की जो ताकत होगी वो लगभग बराबर होगी। हाँ, याद रखिए लेकिन कार्बन की फिर भी थोड़ी सी ज़्यादा है।
तो वर्स्ट कंडीशन में कार्बन और हाइड्रोजन में ऐसा होगा कि कार्बन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींच के रखेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो अपनी तरफ खींच के रखेगा। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल तो अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है 1 से कम है तो आप, या 0.8 से कम है, तो आप ये समझ के रखिए कि ये नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होगा। इसी तरीके से पोलर कोवेलेंट के अंदर देखा जाए तो क्या होगा, तो CCl4 HCl में देखो बच्चों क्या होगा कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन की वैलेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी हो गई 2.1 और क्लोरीन की कितनी है 3.0, डिफरेंस हमारा 0.9 आ गया। तो यानी कि ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में आ जाएगा। तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है ना नॉन पोलर वाले का 0 होगा या बहुत कम होगा, और पोलर वाले का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस थोड़ा सा ज़्यादा होगा, है ना, हाई होगा। तो नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में देखो अगर हम बनाएं हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किया है ये दोनों से बराबर दूरी पे होगा। CH4 में बनाओगे तो देखो हाइड्रोजन है, ठीक है, चारों तरफ से बनाया, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इनसे बराबर है ना, मतलब कार्बन हाइड्रोजन दोनों बराबर ताकत से खींच रहे होंगे। लेकिन CCl4 और HCl में देखो क्या होगा, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन क्या करेगा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच के ज़्यादा रखेगा। यस, तो अब इसके वजह से होता क्या है, इसके वजह से ऐसा होता है बच्चों कि जब कभी टूटने की बारी होएगी तो क्लोरीन की ताकत ज़्यादा है तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के छीन लेगा, यानी कि टूटेगा तो आयन के फॉर्म में टूटेगा, यानी क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेगा। यस, तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बच्चों इसीलिए ही आयनिक और कोवेलेंट के बीच की चीज़ होती है एक तरीके से, क्योंकि ये होते तो कोवेलेंट की तरह हैं पर जब टूटेंगे तो आयन की तरह टूटेंगे। तो चलो पोलर कोवेलेंट कम मॉलिक्यूल के थोड़े से स्टडी और करते हैं, और इनसे एक हमारा एक और बढ़िया कोऑर्डिनेशन, एक और बॉन्ड भी बनेगा, उसे भी देखेंगे। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन है, हाइड्रोजन और क्लोरीन का देखो हमने यहाँ पर बनाया एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इसका, ठीक है, और यहाँ पर वाटर, ठीक है। अब हम देखो HCl और वाटर इनको आपस में मिलाएंगे। वाटर क्या करेगा कि वाटर के पास होते हैं इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने के बावजूद भी, देखो एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन अभी इसके पास और भी हैं, है ना। तो ये क्या करेगा, इसको HCl में से HCl को बोलेगा कि ठीक है तुमको हाइड्रोजन खींचना है तो खींच लो, हम हाइड्रोजन को सपोर्ट कर देंगे। कैसे सपोर्ट करेंगे, तो हाइड्रोजन इधर से अगर मानो निकला तो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकलेगा, तो कोई बात नहीं, इधर से ऑक्सीजन बोलेगा तुम मेरे पास आओ और हम तुमको अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर देंगे। यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड देखने को मिलेगा जिसमें कि एक ही एलिमेंट, एक ही एटम जो है सिर्फ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, दूसरा वाला अपना इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर रहा है, यानी कि ये ऐसा बॉन्ड हो जाएगा। देखो ये ऐसा हुआ, ये 2 इसके अपने लगे और इसने अपने दोनों पूरे लगा दिए, तो इसको डिनोट ऐसे करते हैं बच्चों, यानी एरो का मतलब हो गया कि किसने इलेक्ट्रॉन जो है लगाए नहीं है, सिर्फ गेन किया है, यानी कि एरो का मतलब हुआ ऑक्सीजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर में लगा दिए, ठीक है, और हमारे पास क्लोरीन माइनस वापस बाहर निकल गया। तो इसी को बोलते हैं बच्चों कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, है ना, COTINATION कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब इसी तरीके से बच्चों हम लोग को यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन खींच लिया ना, कुछ ऐसे ही हम लोग को देखने को मिलता है अमोनिया यानी NH3 और H2O, लेकिन वहाँ उल्टा होता है। यहाँ पर क्या होगा कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बना के बैठा होता है, स्टेबिलिटी सब हो चुकी होती है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो चुका है, हाइड्रोजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके, इधर वाटर भी स्टेबल है, लेकिन इधर अब नाइट्रोजन के पास में
ठीक है। जिस तरीके से ऑक्सीजन ने इधर हाइड्रोजन को सपोर्ट किया और बोला क्लोरीन को तुम्हें छोड़ना है तो छोड़ दो, ऐसे ही नाइट्रोजन यहाँ ऑक्सीजन को बोलेगा कि तुमको हाइड्रोजन को छोड़ना है तो छोड़ दो। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में भी क्या है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन से, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और इधर से क्या होगा, खींच लेगा तो ये OH माइनस बन गया और इधर से जो H निकला वो यहाँ आया और यहाँ आकर के हमने इसको, ठीक है, नाइट्रोजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर किया। नाइट्रोजन के पास बच्चों आप देखो ध्यान से, तो ये यहाँ बनाएंगे बेसिकली, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, जिसको ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा तो नाइट्रोजन को सपोर्ट करके जोड़ लेगा। बस लेक्चर फिनिशिंग पे आ गया बच्चों। नेक्स्ट देखो, ये जो हमारे पास OH माइनस Cl माइनस बन रहा है, ठीक है, और आयंस बन रहे हैं, इनको हम लोग बच्चों रेडिकल्स भी कहते हैं, है ना। पॉजिटिव रेडिकल्स, नेगेटिव रेडिकल्स। पॉजिटिव रेडिकल्स वो होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव आयन होता है, नेगेटिव रेडिकल्स जिनके ऊपर नेगेटिव आयन होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो हैं वो सिर्फ मेटल और मतलब एलिमेंट ही नहीं होते, इनके अलावा भी, ठीक है, और भी रेडिकल्स होते हैं, जैसे कि नेगेटिव में खास करके बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना, सल्फेट, बाईसल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ऐसे करके। तो देखो यहाँ पे हैं, ये आपके पॉजिटिव रेडिकल्स हैं और ये नेगेटिव रेडिकल्स हैं। यानी कि जो हमारे ये आयनिक कंपाउंड है, आयनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं होता कि 2 एटम से मिलके बनेंगे, है ना, 2 रेडिकल से मिलके बनेंगे। अब वो रेडिकल्स चाहे तो एलिमेंट भी हो सकता है और चाहे तो पॉली एटॉमिक टाइप का, यानी कि बहुत सारे एटम मिल करके भी कुछ चीज़ हो सकती है। जैसे आप देखो Ag प्लस Cu प्लस, ये रेडिकल्स हैं, है ना, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, है ना, कैल्शियम 2 प्लस, H3O प्लस। H3O प्लस कहाँ देखने को मिला बच्चों, देखो हम लोगों को यहाँ देखने को मिला ना, ये H3O प्लस है। और NH4 प्लस कहाँ है, देखो ये NH4 प्लस है। ये NH4 प्लस क्यों बना, क्योंकि देखो जब इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पे आया, ठीक है, तो यहाँ से तो इसने एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो अपने तो इसके पास हो गया माइनस, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन को देखो इसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, यानी अल्टीमेटली इसका एक इलेक्ट्रॉन अब इसके पास मजबूती से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ही इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ NH4 प्लस आया, ऐसे ही H प्लस होता है। अच्छा, SO4 2 माइनस, है ना। अभी के लिए आप बच्चों से याद कीजिए SO4 2 माइनस और ये सब रेडिकल्स के नाम, ठीक है। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इसके भी स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। तो SO4 2 माइनस यानी कि सल्फेट, ठीक है, और HSO4 माइनस मतलब बाई सल्फेट, है ना, यहाँ बाई लिख दे रहा हूँ, यानी बाई सल्फेट हो जाएगा, यहाँ पे -1 आएगा बस। और कार्बोनेट में 2 माइनस और बाइकार्बोनेट में 1 माइनस, है ना, कार्बोनेट। तो ये बच्चों आपको याद रहने चाहिए अगर आपको आयनिक मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, अच्छे समझना है, तो ये सारे रेडिकल्स आपको याद करने पड़ेंगे। नाइट्रेट NO3 माइनस, है ना, नाइट्रेट, PO3 माइनस, है ना, फॉस्फेट, PO3 3 माइनस होता है, 2 माइनस, फॉस्फेट। तो बच्चों अब इनके अलावा भी और भी रेडिकल्स होते हैं, लेकिन वो थोड़े कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं। जैसे कि इसके अंदर देखो मेटल आ गया, ठीक है, इसको बोलते हैं जिंकेट। और इनके अगर हम देखो, अगर किसी पॉजिटिव चीज़ को जोड़ेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी मेटल है और यहाँ पे मेटल है, तो 2 मेटल हो जाएंगे। तो ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स, इनको इसीलिए एक सेपरेट कैटेगरी में रखा जाता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के फॉर्म में रखा जाता है ना। और AlO2 माइनस है तो इसको हम लोग बोलते हैं एल्यूमिनेट। तो आप सोचिए बच्चों, सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला क्या होगा। तो इसको मिलाते समय आप क्या करेंगे, सोडियम का देखो बच्चों 1 पॉजिटिव है और जिंकेट का 2 माइनस है, तो इसको आप इसकी वैलेंसी की तरह समझिए, ठीक है, कि सोडियम जो है
उसकी एक वैलेंसी, जिंकेट की 2 वैलेंसी, यानी कि ZnO2 के ऊपर 1 आएगा और सोडियम के ऊपर जो है 2, यानी इसका आ जाएगा Na2 ZnO2, है ना। क्रॉस वैलेंसी ये वाला मेथड यूज़ करेंगे बच्चों, तो ये Na2 ZnO2 आ गया। ऐसे ही अमोनियम सल्फाइड है तो NH4+ है और सल्फेट है SO2- है। ये आपके लिए होमवर्क है, खुद कीजिएगा बच्चों। हाँ, कुछ और भी रेडिकल्स हैं। OH- आपका हाइड्रोक्साइड और H- है ना, हाइड्राइड भी है। H+ भी होता है बच्चों, ठीक है, यानी कि HCO+, जिसको हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं, और H- यानी कि हाइड्राइड आयन। और ये क्लोराइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, ये सब भी हैं। तो आज का लेक्चर बच्चों यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच, ठीक है। अगले लेक्चर्स में हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।